अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बच्चों के अंदर बीमारियाँ बहुत तेज़ी से फूट रही हैं। हेपेटाइटिस, गैस्ट्रो और इसके अलावा बेशतर ऐसी बीमारियाँ हैं जो प्रीलॉन्ग होते होते फिर बच्चों को मौत के मुंह में भी ले जाती हैं। आज का प्रोग्राम इस हवाले से हमारा बड़ा ही ख़ास है कि हमें बहुत बेशतर क्यूरीज आई, इस मौके के ऊपर मौज़ूआत आए कि आप इस पर प्रोग्राम करें कि बच्चों को कौन कौन सी बीमारियां लाक हो रही हैं। गैस्ट्रो है, डायरिया है, हेपेटाइटिस और ये अमराज इस हद तक पेचीदा हो रहे हैं, फिर मैदा, जिगर, आंत के हैं जो कि बढ़ते हुए बच्चों के अंदर मौत तक लेके जा रहे हैं। और इसके अंदर वालिदैन की लापरवाही बहुत शामिल है। हम सबसे पहले चिल्ड्रन हॉस्पिटल फैसलाबाद चलेंगे जहां हम पहुंच चुके हैं, फिर इसके बाद लाइट हॉस्पिटल लेके चलेंगे। पीड्स डिपार्टमेंट माहिरीन डॉक्टर्स से कंसर्न कराएंगे कि आखिर वो क्या मशवरे देते हैं। और अब कि पहले सालों से देखें तो बहुत कम तादाद थी बच्चों की, लेकिन अब जो मरीज़ बच्चे हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है और पैदा होने वाले बच्चों के अंदर हेपेटाइटिस यानी कि यरकान की अलामात बढ़ रही हैं, जबकि उसके बाद बच्चों के अंदर वालिदैन की गफलत से बीमारियां इस हद तक पेचीदा हो रही हैं जो उनकी नशोनुमा भी ख़राब हो रही है। प्रोग्राम में माहिरीन हमारे साथ होंगे, आपको लिए चलते हैं, उनसे गुफ्तगू कराते हैं। प्रोग्राम में सबसे आगाज़ के अंदर हमारे साथ डॉक्टर नगीना शहजादी मौजूद हैं जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं मैदा, जिगर, आंत और साथ माहिर हैं बच्चों के जितने भी अमराज हैं उसके हवाले से, और असिस्टेंट प्रोफेसर भी हमारे साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। इस वक्त बहुत सारी बीमारियां बच्चों के अंदर रोनमा हो रही हैं, ख़ासतौर पे हेपेटाइटिस। अमूमन ये तो बहुत देर से चलता आ रहा है लेकिन उसकी अब बहुत ज़्यादा फैलाव हुआ है, और साथ वबाई अमराज का इस वक्त देखें तो फैलाव बहुत ज़्यादा है। और अब जबकि 1 से 2 दिन के अंदर एकदम से रैपिड चेंज आया है वेदर के अंदर, कहाँ खड़े हैं बच्चे, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियाँ रोनमा हो रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, आजकल बच्चों में हम हेपेटाइटिस की बढ़ती हुई शरह में इजाफ़ा देख रहे हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस जो है जैसा कि आपको पता है ये जिगर की सोजिश होती है, और इसमें बच्चे जो हैं कोई ऐसी चीज़ अगर खा लें, गंदा पानी भी हो सकता है वजह, या कोई गंदे खाने या बाहर से जो लेके चीज़ें खा रहे हैं हॉकर से, तो उसकी वजह से ये इसके जर्म्स आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं और लिवर में जो है डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से बच्चों की आंखें पीली हो जाती हैं। बड़ों में भी ये अमराज देखे जा सकते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस जो है पहले कुछ होता था कि स्पेसिफ़िक सीजन्स में हम ये प्रॉब्लम देखते थे, लेकिन अब थ्रू आउट द ईयर जो है वो हेपेटाइटिस जो है उसी तरह से उसी रूटीन में चल रहा है, और बच्चों में इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत संजीदा हो सकती हैं कि बच्चे जो हैं उनकी होश ख़राब हो सकती है अगर इसका असर दिमाग में हो जाए, या अगर बाकी बॉडी के हिस्से में भी ये इसके जरासीम स्प्रेड कर जाएँ तो आपके ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, खून की उल्टियाँ आ सकती हैं, पेट में पानी पड़ सकता है, बच्चा बिल्कुल बेहोशी की हालत में चला जाता है। और अगर शुगर बहुत ज़्यादा लो हो जाए और बच्चे का जो है वो कोमा में चला जाए तो बच्चे की मोर्टेलिटी या डेथ रेट जो है वो ज़्यादा भी हो सकता है। इसके अलावा भी हम बच्चों में जिगर के बहुत से मसाइल में इजाफ़ा देख रहे हैं, जैसे कि लीवर एब्सिस है जो कि जिगर के अंदर फोड़ा बन जाता है, और इसका भी ताल्लुक जो है वो गंदे पानी से है। तो इसका बताना इसलिए ज़रूरी है कि इसके डे बाय डे हम पेशेंट इतने ज़्यादा देख रहे हैं कि बच्चे महीना गुजर जाता है, उनका फ़ीवर सेटल नहीं हो रहा। तो जब उनको पहले वो जीपीज़ को दिखाते रहते हैं, कभी गले की मेडिसिन, बुखार की मेडिसिन, लेकिन उसके बावजूद जब बच्चे ठीक नहीं हो रहे तो फिर जब उनके अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं तो लिवर के अंदर अच्छा खासा जो है वो एब्सेस बनी होती है जो जिगर का फोड़ा होता है, और उसका साइज़ उस वक्त का काफ़ी बढ़ चुका होता है। फिर जब तक हम उसे ड्रेन नहीं कर लेते बच्चों में फ़ीवर सेटल नहीं होता, और अगर ये इसका एब्सेस का साइज़ बहुत ज़्यादा इंलार्ज हो जाए तो वो जिगर पेट के अंदर ही फट सकती है और लंग्स में रप्चर हो सकती है, और उसकी वजह से बच्चे की जान को ख़तरा लाहिक हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चे तो बड़े मासूम होते हैं, छोटे होते हैं, अपनी दर्द को बोल के भी नहीं बता सकते। ज़्यादातर बच्चों में बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। आपने पानी का बता दिया, हमारे तो शहर फैसलाबाद के अंदर पानी का वैसे ही बहुत बुरा सिस्टम इस वक्त है कि बहुत आलूदा पानी है। तो क्या आपके ख्याल में कि बढ़ती हुई जो वजूहात हैं और साथ हमारी ख़ास तौर पर अतायत बहुत ज़्यादा फैल रही है? हमने तांदावाला में एक बहुत अफसोसनाक वाक़या देखा है कि नज़ला ज़ुकाम के इवज़ फक्की दे दी गई कच्चे दूध के साथ, बच्चों की अमवात होगी। ऐसे वाक़यात आए रोज़ हमें सुनने को मिल रहे हैं जहाँ वालिदैन कोताही बरत रहे हैं, या सब मैं पहले भी प्रोग्राम में कहा साथ मोहल्ले में वाले में कोई बच्चा बीमार था, उसने मेडिसिन ली है, डॉक्टर से वही मेडिसिन दे दी है बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर डॉक्टर कंसर्न किए। ये कितना ख़तरनाक है? बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जब तक आप किसी ऑथेंटिक डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, तो अगर आप ऐसे ही आपने जिक्र किया ताई डॉक्टर या कोई भी हकीम से या किसी और से मेडिसिन ले लेते हैं जो कि ऑथराइज़ नहीं है कि वो बच्चों को मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर सकें,
तो आपको बिल्कुल भी बच्चों की जान से खेलना नहीं चाहिए, और उसमें ऐसे जहरीले वो हो सकते हैं इंग्रेडिएंट्स जो कि बच्चे की मैदे को, जिगर को, और इवन इतना ज़्यादा सीवियर हुआ कि बच्चों की मौत ही वाक़या हो गई। तो इन पेरेंट्स को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। अपने बच्चे को चेक कराने से पहले उसकी मुकम्मल तस्दीक होनी चाहिए कि आप किस डॉक्टर से कंसल्ट करने जा रहे हैं, आइदर कि वो डॉक्टर है भी ऑथराइज या नहीं है, या आप किसी ऐसी अताई डॉक्टर को जो है वो दिखा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की जान बहुत कीमती है। आप इस तरह से कोई भी मेडिसिन उठा के बच्चों में स्पेशली नहीं दे सकते, क्योंकि बड़ों में तो बहुत सारी मेडिसिन के ट्रायल्स हो चुके हैं, लेकिन बच्चों में हर चीज़ जो है, हर मेडिसिन बच्चों में प्रेस्क्राइब नहीं की जा सकती। उनके एक ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि पहले अप्रूव करती है मेडिसिन। इसी तरह जैसे हेपेटाइटिस को ले लें आप, उसमें बहुत सी ड्रग्स हैं जो हम बच्चों को 3 ईयर्स से पहले दे ही नहीं सकते। बड़ों में हम दे सकते हैं, लेकिन बच्चों में वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इसी तरह और भी बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो बड़ों में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन बच्चों में नहीं की जा सकती क्योंकि उनके ट्रायल्स नहीं हैं। हेपेटाइटिस की शरह बहुत बढ़ी है हमसे, बल्कि आपसे उस पर कंसर्न भी किया। जब आपने कुछ हमें उसके हवाले से बताया तो हमने कहा इस पर प्रोग्राम जरूर करना चाहिए। आपने कहा आगाही पे करें कि हम कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली कुछ गफलतें कर रहे हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस का फैलाव बहुत तेज़ हो गया है। कितनी शरह आपको नज़र आ रही है अगर हम 10 बच्चों में देखें, और उसके रीज़न्स क्या, कॉन्सिक्वेंसेस आगे क्या हो सकते हैं? क्या मोर्टेलिटी और अमवात तक ये शरह जा रही है? हेपेटाइटिस जो है ना, इसकी डिफरेंट इकसाम होती हैं। जो हेपेटाइटिस ए और डी और ई है ना, हेपेटाइटिस ए और ई, ये आपके गंदे पानी से ओरोफिकल रूट से स्प्रेड होता है। जो हेपेटाइटिस बी और सी है वो तो पाकिस्तान में वैसे इंडेमिक है। वो हर 100 में से जो है वो 4 मरीज़ जो हैं वो हेपेटाइटिस सी और बी का शिकार हैं। और उसकी जो वजह है वो ज़ाहिर है ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो आप टीके वगैरह इस्तेमाल करते हैं, शेविंग किट्स, आप बाहर से वही रेज़र हर बंदे को इस्तेमाल हो रहे हैं। उस बंदे को जिसको हेपेटाइटिस सी था फिर दूसरे बंदे ने यूज़ किया, तो ये तो बड़ा कॉमनली स्प्रेड हो रहा है। लेकिन हेपेटाइटिस ए और ई जो है इसका तो टोटली ताल्लुक आपके खाने पीने से है और आपकी सफाई से है। तो सफाई तो वैसे ही निस्फ़ ईमान है, तो आप सफाई पे फोकस करें और बच्चों की खाने पीने की चीज़ों पे एहतियात करें, घर का खाना दें और पानी बॉयल करके इस्तेमाल करें। तो हेपेटाइटिस ए और ई से तो आप बहुत आसानी से बच सकते हैं उसमें। और इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं हेपेटाइटिस ए और ई, उसका जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि दिमाग की सोजिश हो सकती है और बच्चा बिल्कुल कोमा में जा सकता है। ये सबसे ज़्यादा डिवेस्टेटिंग इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं और इसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। और डेली बेसिस पे अभी भी हमारे पेशेंट जो हैं 50% पेशेंट हम हेपेटाइटिस ए के देख रहे हैं। अभी भी जो हमारे पास वार्ड में एडमिटेड हैं, ओपीडी में रिपोर्ट हो रहे हैं। दूसरी इसकी मेजर रीज़न क्या है कॉम्प्लिकेशंस की, या ये बच्चे सीरियस क्यों हो जाते हैं? क्योंकि एक ही घर में जब एक बच्चे को प्रॉब्लम होता है तो फिर बाकी बच्चों को भी साथ ही प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि एक ही जगह पे बैठ के खाना खा रहे हैं, उन्हीं बर्तनों में खा रहे हैं, पानी आप वही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यूज्ड बर्तन अगर उसी बच्चे के दूसरे बच्चे ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसका मैंने बताया कि मुंह के ज़रिए इसके जर्म सलाइवा से स्प्रेड होते हैं। तो अगर कॉन्सिक्वेंटली अगर बाकी बच्चों में भी इन्वॉल्वमेंट है तो जितना ज़्यादा एक बच्चे से दूसरे बच्चे में, तीसरे बच्चे में सबसे ज़्यादा शदीद होगा, क्योंकि उसकी सिवेरिटी बढ़ जाती है। फिर जितने छोटे बच्चे हैं, जितनी एज कम है और या ओल्ड एज है, उसमें इम्यूनिटी कम होती है और इन बच्चों में कॉम्प्लिकेशंस के, मोर्टेलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत उस तरह से नहीं होती। अच्छा, एक आपने बड़ी आपकी वीडियोस वायरल हो रही हैं कि आप बच्चों के मैदे के अंदर से बहुत सारी चीज़ें निकाल रही हैं। वो तो ऐसे लग रहा है जैसे तिलिस्मी जादू है। बच्चों के मैदे के अंदर हर चीज़ जो है बच्चों के मैदे से निकल रही है। वो झुमका भी निकल रहे हैं, सिक्के भी खा रहे हैं, वो जो उनके हाथ में आ रहा है। तो इसमें देखें यहाँ तो फिर अब ये नज़र आ रहा है कि बीमारियों के अंदर भी कहीं ना कहीं हमारी पेरेंट्स की गफलत है। तो पहले माएँ बहुत ज़्यादा केयरफुल थी, अब वो केयरलेसनेस जो है वो हमें बीमारियों के साथ साथ ये इधर भी लेके जा रही है। उसके ऊपर क्या कहेंगे? इसमें देखिए मोबाइल का, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। बच्चे भी मोबाइल में बिज़ी हैं और पेरेंट्स भी मोबाइल में बिज़ी हैं। उन्हें नहीं पता कि बच्चा क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, किसके साथ खेल रहा है। जो चीज़ उठाते हैं बच्चे मुंह में डाल लेते हैं। बच्चों को तो नहीं पता कि ये चीज़ उनके लिए डेंजरस है, उनको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए।
इसी तरह ये बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी खुराक की नाली को डैमेज करती हैं। मैं बहुत से इंटरव्यूज़ में बता चुकी हूँ, अवेयरनेस सेशंस भी इसमें हो चुके हैं। आई होप सो कि पेरेंट्स इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये जो बटन बैटरीज़ हैं, ये मैग्नेट्स हैं, ये या जो शार्प नीडल्स वगैरह हैं, ये बच्चों के लिए बिल्कुल नुकसानदेह हैं। इनसे बच्चों को महफूज रखें। और सेकेंडली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह घर में इस्तेमाल की जाती हैं, उसमें अक्सर लोग जो है ना ब्लीच जो होता है आपके कपड़े धोने में इस्तेमाल होता है, वॉशरूम क्लींजर हैं, आपके ये एसिड्स हैं, अल्कलीज़ हैं, लोग उसमें उसको सेव करके रख लेते हैं। बिल्कुल सही है। और बच्चे जब वो चलते फिरते हैं, क्रॉल करते हैं, उनके लिए तो हर चीज़ एक अट्रैक्टिव लग रही होती है, तो वो उसको उठा के तो वो मुँह को लगा लेते हैं। और पेरेंट्स को जब पता चलता है जब बच्चा पी चुका होता है, तो उसकी वजह से भी खुराक की नाली जो है वो सिकुड़ जाती है और बच्चों की उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, बच्चों का वज़न गिरना शुरू हो जाता है, बच्चा कुछ भी खाना पीना जो है वो हज़म नहीं कर सकता। उसमें भी फिर बार बार हमें एंडोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है और बच्चे की वो खुराक की नाली को खोलना पड़ता है। तो इन द एंड ये कि बच्चों में आप छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, इन बीमारियों को महफूज बचा सकते हैं बच्चों को, अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करें और उनको। अच्छा, अब क्योंकि आपने थोड़ी ख्याल पे बात की, तो वेरी लास्ट क्वेश्चन ये है कि अब गर्मियों का पीक सीज़न आ रहा है और निमोनिया, डायरिया बहुत तेज़ी से फैलता है और हर साल फैलता है, और देसी टोटके मेन रीज़न होते हैं। अब बचाव के लिए क्या करें माएँ? देखिए, बच्चों को आप डायरिया के लिए भी यही है कि आप पानी बॉईल करके इस्तेमाल करें, सफाई का ख्याल रखें, घर का खाना इस्तेमाल करें। और बच्चों को जब आप वॉश करते हैं, पैम्पर चेंज करते हैं, अक्सर माएँ, मैंने वार्ड में भी देखा है, उसी से पैम्पर चेंज कर रही हैं, उसी से उसको फीडर बना बना के दे रही होती हैं। तो ये भी आप जर्म्स बच्चे को खुद ट्रांसफ़र करें और बच्चे को वॉश करने के बाद खुद भी अपनी सफाई का भी ख्याल रखें और बच्चों की भी सफाई का ख्याल रखें। और निमोनिया के लिए स्पेशली मैं मेंशन करूँगी कि वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, डायरिया के लिए भी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं। आपके बच्चे जब पैदा होते साथ ही पूरा पाकिस्तान में EPI शेड्यूल है, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, उसमें आप बच्चों को हफासी टीके लगवा सकते हैं। रोटा वायरस की वैक्सीन है जो कि बच्चों को मुख्तलिफ़ तरह के डायरिया से महफूज रखती है, और इसी तरह निमोनिया की वैक्सीन हैं, फ्लू की वैक्सीन हैं। अपने बच्चों को ज़रूर लगवाएं वक्त से पहले, ताकि आप आने वाले सीज़न में अपने बच्चों को इन बीमारियों से महफूज रख सकें, क्योंकि डायरिया और निमोनिया दीज आर वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 years ऑफ एज। यानी सबसे कॉमन निमोनिया है टॉप पे, उसके बाद डायरिया है। तो इन दोनों बीमारियों से आप बहुत आसानी से बच सकते हैं, आप अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों पे जो है वो अमल करें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नगीना शहजादी हमारे साथ मौजूद थी, बहुत ब्रीफली बताया निमोनिया और डायरिया हमारे बच्चों के अंदर बढ़ती हुई डेथ रेशो और बढ़ती हुई बीमारियां, उसके बरक्स हमें एक प्रोग्राम करना ज़रूरी पड़ा, क्योंकि हमने आए रोज़ ये वाक़यात देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर ऐसी बीमारियां जन्म ले रही हैं, और माएँ और ख़ास तौर पर वालिदैन, मैं सिर्फ माओं को कसूरवार ठहराता नहीं हूँ, वालिदैन कोताही बरते हैं जिस बिना के ऊपर बच्चे मौत की वादी में जा रहे हैं। और ये हमारे कीमती असासा हैं, हमारे मुल्क के मामार हैं। ये सेहतमंद होंगे, तवाना होंगे। जिस मुल्क के बच्चे तवाना और सेहतमंद होते हैं वही तरक्की की राहों पर मनाजिल तय करता है, क्योंकि अगर ये बचपन में बीमार होंगे तो इनकी ज़हनी नशोनुमा बिल्कुल वैसी नहीं होगी जैसी हमें दरकार है तरक्की के लिए, अच्छी सोच के लिए और लायक और कारामद क्रिएटिव माइंड बच्चों के लिए। तो बिलाशुबा इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर नगीना शहजादी ने बताया। कंसर्न और ख़ास तौर पर आपको गौर व फिक्र की ज़रूरत है, जिससे बेशतर बीमारियों के साथ साथ बच्चा नशोनुमा के हवाले से बेहतर हो सकता है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। पीड्स अलाइड हॉस्पिटल फैसलाबाद में पहुँचे हैं, डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आजकल हमें कुछ मालूमात मिलेंगी, एक तो बच्चों के अंदर हेपेटाइटिस की बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है, और दूसरी तरफ डायरिया, और कुछ हमारे जो माएँ हैं कुछ गफलत कह लें या शायद केयरलेसनेस की वजह से बहुत सारी वायरल डिजीज़ जो हैं वो इस वक्त हमलावर हैं। तो ये एकदम से मौसम भी स्विंग हो रहा है अब गर्मी की तरफ, तो किस हद तक बच्चों के ऊपर इफेक्ट हो रहा है और इस वक्त करंट सिनेरियो क्या? बच्चों में मोस्टली जो भी बीमारियां होती हैं ज़्यादातर मोस्टली इन्फेक्शंस होते हैं, और इन्फेक्शन मोस्टली वायरल होते हैं। तकरीबन 95% केसेस में वो वायरल होते हैं। ये किसी भी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक डायरिया, बच्चे को लूज़ मोशन लगते हैं, बहुत ज़्यादा मोशन होते हैं। ये बच्चों को आमतौर पे 2 माह से लेके ऑनवर्ड 5 साल, और उसके बाद जो बच्चों को हाइजा कहते हैं, ये सारे का सारा वायरल होता है।
ठीक है। इसी तरह बच्चे को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, अलामत आ सकती हैं। इसी तरह बच्चे को बाज़ दफ़ा पीला यरकान हो सकता है, उसकी अलामत हो सकती हैं। इन अलामत की वजह से ये सारे की सारी वायरल होती हैं और इनमें मोस्टली आम तौर पे हमने बच्चे का ख्याल करना होता है और इसमें जो अद्वियात होती हैं वो बहुत कम अद्वियात इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। और अगर बच्चे को मोशन लगे हुए हैं तो उसके लिए हमने सिर्फ बच्चे के लिए जो बच्चे का पानी कम है वो बच्चे का पानी पूरा करना होता है और उसके लिए नमकोल पिलाना होता है और खांसी, नज़ला, ज़ुकाम से बचाव के लिए कोई बुखार के लिए मेडिसिन देनी होती है। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक होती हैं उनका बहुत कम रोल होता है और एंटीबायोटिक से इज्तनाब करना होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी, कवर अप कर दी। ये तो अब हम ये कह लें कि वजूह ये जो कुछ हो रहा है वो है। अब इसके अंदर गफलत है, कहीं ना कहीं देसी टोटके हैं, क्योंकि मैंने 3 दिन पहले हमने रिपोर्ट की, तानियावाला में बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। नज़ला ज़ुकाम था, माँ ने लाकर फक्की दे दी, 4 बच्चे मौके के ऊपर दम तोड़ गए कच्चे दूध के अंदर डाल के। बहुत सारे देसी टोटके होते हैं। और फिर ये भी होता है कि साथ वालों से पूछ लिया उनका बच्चा बीमार था, कौन सी मेडिसिन दी, खुद उठा के दे दी। ये नहीं चेक किया कि बच्चे को था क्या, चेक नहीं करवाया। क्या ये गफलत मौत की तरफ भी लेकर जा सकती है? बिल्कुल इसी तरह हो सकती हैं। हमारे यहाँ बहुत से बच्चे इस तरह आते हैं कि जिन्हों मतलब लूज़ मोशन के साथ होते हैं। बच्चों का जो डायरिया होता है वो यूज़ली आम तौर पे 3 से 5 दिन तक ठीक होने में, बेहतर होने में ले लेता है। अगर बच्चे की आंतड़ियों को अगर ज़्यादा जल्दी से मोशन रोकने की कोशिश की जाए तो उनमें मसला बन जाता है, उनमें रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से बाद में बच्चे को ऑपरेशन तक करना पड़ता है। अक्सर औकात इस तरह आते हैं कि हमारे पास वो हकीम से पक्की लेके आए हुए होते हैं और उनकी आंतड़ियाँ बिल्कुल रुकी होती हैं और फिर ऑपरेशन करके उसके बाद चलानी पड़ती हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए और जितनी कोशिश हो सके फ़ौरन मुस्तनद डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अच्छा, एक अगर वेरी शॉर्टली सिम्टम्स पूछूं, जो करंट सिम्टम्स अगर कुछ छोटे मोटे आएँ तो आप तक कंसर्न करें या किसी भी डॉक्टर? आम तौर पे जो मतलब कुछ मोशन लूज़ मोशन होते हैं, लूज़ मोशन के दौरान अगर बच्चा खाना पीना छोड़ दे, जो कुछ खिलाएं पिलाएं, उसके बाद फ़ौरन उल्टी कर दे, निडाल हो जाए, खून में मोशन में खून आने शुरू हो जाएं और इसके अलावा बच्चे की वोमिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाए और यहाँ सांस तेज़ लेना शुरू कर दे, तो इन सूरतों में फ़ौरन डॉक्टर के पास रजू करना चाहिए। और अगर इसके अलावा अगर बच्चे का पेट फूलना शुरू हो जाए और इस लिहाज से भी। तो अभी जो आपने ख़ासतौर पर यरकान की बात की, जैसे हेपेटाइटिस की किस्म कहते हैं, ये डेथ तक भी लेके जा सकती है कि अगर लोग कहते हैं तो बाद में यरकान तो बड़ा नॉर्मल हो गया, अब इसका कौन सा इतना इफेक्ट होता है? बच्चों में आम तौर पे हमारे माशरे में 3 तरह के यरकान पाए जाते हैं। एक हेपेटाइटिस ए, बी, सी। जो हेपेटाइटिस ए होता है वो बच्चों में आम तौर पे बहुत ज़्यादा कॉमन है। हेपेटाइटिस बी और सी वो बड़ों में होता है, वो आम तौर पे ब्लड से ट्रांसफ्यूज़ होता है, ब्लड से ट्रांसमिट होता है, जैसा कि मतलब इंजेक्शन लगवाने की वजह से या खून लगवाने की वजह से, इस तरह। लेकिन हेपेटाइटिस ए बच्चों में आम तौर पे गंदी ग़िज़ा खाने से हो जाता है, मतलब एक बच्चे से दूसरे बच्चे में उसके गंदे हाथ ना धुले हुए हों, इस तरह। तो ये मतलब अगर एक स्कूल में है तो एक स्कूल में कंटीन से कोई चीज़ बच्चा ले लेता है और वो कंटीन में वो चीज़ गंदी बनी हुई, तो वो सारे बच्चों को हो सकता है। और वो अलामत आने से 7 दिन पहले, 2 हफ्ते पहले और 7 दिन बाद तक वो रह सकती हैं। वो बच्चा किसी दूसरे को वो हेपेटाइटिस लगा सकता है। इसकी अलामत ये होती हैं कि इसमें बच्चे को रंग पीला हो जाता है, उल्टी आ सकती है, पोटियाँ लग सकती हैं, बुखार हो सकता है। इन अलामत से बचने के लिए इसमें आपने सिंपल बच्चे को बुखार के लिए और मोशन के लिए और इन चीज़ों से परहेज़ करना होता है। इसमें आम तौर पे जो बच्चे होते हैं वो 98% केसेस में बिल्कुल बगैर किसी पेचीदगी के बेहतर हो जाते हैं। लेकिन अगर बच्चा निडाल होना शुरू हो जाए, उसके जिस्म पे धब्बे बनने शुरू हो जाएँ, बहुत ज़्यादा यरकान होना शुरू हो जाए, तो फ़ौरन हॉस्पिटल में रजू करना चाहिए। बिल्कुल जी, बच्चों के अंदर बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। डॉक्टर सजाद साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। उमर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं उनकी तरफ बढ़ूँगा। डॉक्टर साहब, अगर बात करें सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी कंपेन्स और बहुत सारी आगाही भी चलाते रहते हैं और बड़ी फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन देते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ज़रा कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन ये लेना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं अब स्कूल जाएंगे, स्कूल जा रहे हैं, स्कूल खुले हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली जून तक तो कोई छुट्टियाँ नहीं आ रही अब, लेकिन जितने दिन हैं तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हीट वेव आने को है और प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं। तो ये किस हद तक अब ज़रूरी होगा इन बच्चों को ख़ास ख्याल रखना, जहाँ एक तरफ हेपेटाइटिस और डायरिया का बहुत ज़्यादा रुझान है, दूसरी तरफ अब गर्मी की एक वेव आएगी, तो कितना डैमेजिंग सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जिससे बच्चों को बचाना होगा? बहुत शुक्रिया सिटी 41 का, हमेशा की तरह। देखिए, सबसे पहले तो जो गर्मी की लहर है कल परसों से शुरू हो चुकी है, तो इसमें क्योंकि अभी छुट्टियों में भी तकरीबन जो है वो महीना पड़ा है, तो जो पेरेंट्स हैं उनका बहुत बड़ा रोल है बच्चों को हीट वेव से बचाने के लिए, कि उसमें जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं कि बच्चों को जो है वो पानी की बोतल जो वगैरह जो है वो स्कूल लेकर जाएं, कैप वगैरह पहन कर जाएं, और जो
अनशेड एरियाज़ हैं जहाँ पर धूप ज़्यादा है वहाँ पर ना जाएं। छाँव वाले जो एरियाज़ हैं, क्लासरूम्स हैं, अंदर बैठें, धूप वगैरह में बाहर ना निकलें। और इसमें ये होता है कि आपने पानी जो है वो बार बार पीना होता है, इनटेक को ज़्यादा करें। जो मशरूबात हैं, ड्रिंक्स वगैरह हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लें ताकि जो है वो डिहाइड्रेशन वगैरह ना हो और इस गर्मी की लहर से जो है बचा जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बात की कि बच्चे ज़रा होते हैं ना, अनजान होते हैं और ज़रा शरारती भी होते हैं, उन्हें झूलों में भी जाना है, जी। खेलने भी जाना है, जी। उसके लिए पानी इनटेक भी है। इसके अलावा कोई एहतियाती तदाबीर या आप क्या कहना चाहेंगे कि आजकल वायरल इन्फेक्शन भी बहुत सारे आ चुके हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि बच्चे जो हैं वो जाते हैं, लेकिन जो ये गर्मी वाले 2-3 माह हैं इसमें कोशिश करनी चाहिए कि जब दोपहर का टाइम हो, जिस वक्त धूप ज़्यादा होती है, उस वक्त जो है वो बाहर ना निकलें। हाँ, अगर आप शाम टाइम जब धूप कम हो जाती है, मगरिब के बाद जो है वो जा सकते हैं, तब जब जो है वो धूप कम हो, और इस तरह से किया जा सकता है। अच्छा, कौन सी एज के बच्चे ज़्यादा आपके ख्याल में सेंसिटिव हैं? क्योंकि अभी न्यू बॉर्न बेबीज़ की भी तादाद बहुत बढ़ रही है, और फिर उसके साथ जो ताने वाला वाक़या वो मैंने पहले भी डिस्कस किया, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। ऐसे वाक़यात हम अक्सर सुनते हैं कि बच्चों को कोई ना कोई चीज़ दी है, उसका यूजेज क्या था, उसके इफेक्ट्स क्या थे, कुछ नहीं देखे गए, वो बस उनको दे दी गई। सेम लाइक हमने ताने वाला में ये वाक़या होता है देखा दोबारा। आप क्या एडवाइस करें, कौन सी एज से कौन से एज को कैसे डील किया जाए? जो बच्चे हैं ज़्यादातर 4 to 5 ईयर्स से लेकर तकरीबन 12-13 साल तक, ये वाला वो एज ग्रुप है जिसमें बच्चे जो हैं वो बाहर खुद ही भी चलने लग जाते हैं, बगैर बताए जो है वो बाहर चले जाते हैं। और खाने पीने में भी जो है वो पेरेंट्स उनका इतना ख्याल नहीं रखते जितना बिल्कुल 1 साल या 2 साल वाले बच्चे का ख्याल रखा जाता है, क्योंकि वो खुद अपनी मर्ज़ी से खाने लग जाते हैं। और जब आप बाहर से कुछ खाओगे और अनहाइजीन होगा, उसकी वजह से भी जो है वो डायरिया वगैरह जो है, वोमिटिंग वगैरह जो है वो बच्चों में होगी। तो इसमें जो एज 5 ईयर to 12 ईयर है, उसमें भी इतना ही ख्याल रखना चाहिए पेरेंट्स को बच्चों का जितना वो शुरू के सालों में रखते हैं। यानी कि पॉकेट मनी भी दें तो बच्चों के ऊपर नज़र रखेंगे, पॉकेट मनी कहाँ स्पेंड कर रहे हैं, बाहर कोई आइसक्रीम वाला आ रहा है तो उसको आप खाने दें बच्चों को, लेकिन हाइजीन चेक करें। बिल्कुल, हाइजीन जो है बहुत ज़रूरी है। जहाँ वो चीज़ें जो बिल्कुल बाहर बिकती हैं रेडियों पे खुले, जैसे कोई आमतौर पर मशरूबात हैं और गंडेरियाँ वगैरह हैं, तो जिन पर मक्खियाँ बैठती हैं, उन चीज़ों से खाने से परहेज़ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमर हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर सजाद थे, उन्होंने बहुत ब्रीफली बताया कि बच्चे जो हैं इस वक्त, अच्छा बच्चों की इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो सबसे पहले अंडर अटैक आते हैं, और बड़े आसान टारगेट के ऊपर जो हैं इनके हरबे में आ जाते हैं जो बीमारियां हैं। इसलिए इससे परहेज़ करना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं उनको बड़ी किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस से बचाया जा सके। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं, लेकिन यहाँ एक ब्रेक है। आज का प्रोग्राम है ही बच्चों के ऊपर, क्योंकि इस वक्त गर्मियाँ बढ़ रही हैं और हमारे नन्हे मामार जो हैं, मुल्क का मुस्तकबिल जो हैं, इस वक्त बड़े रडार के ऊपर हैं। बहुत सारी बीमारियाँ फूट रही हैं, नई आ रही हैं, कुछ पुरानी हैं जो कि इस वक्त एकदम से सर उठा के उनको अपने नरगे में लिए हुए हैं, उनसे बचाना बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक, दोबारा। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं, वार्ड के अंदर आए हैं। बच्चों के अंदर बढ़ती हुई बीमारियां, हेपेटाइटिस और वायरल इन्फेक्शंस, वजूहात क्या, बचना कैसे है, और ये किस हद तक कॉन्सिक्वेंट हो सकते हैं बच्चों के लिए, जानलेवा हो सकते हैं। डॉक्टर आसिया मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब वक्त देने के लिए। अच्छा, इस वार्ड के अंदर कौन कौन से पेशेंट्स हैं और कौन कौन से ज़्यादा इस वक्त इमराज जो हैं बच्चों में आ रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था आज से पहले इतनी ज़्यादा रेशो नहीं होती थी, लेकिन अभी गर्मी की वेव शुरू होने वाली है, उससे पहले वो बीमारियाँ आ चुकी हैं, जबकि अभी डायरिया और जो निमोनिया के पेशेंट्स हैं उनकी भी तादाद बढ़ेगी। तो कितना ज़रूरी है इस वक्त बच्चों को इन तमाम चीज़ों से सेव रखना और माओं को उसके अंदर जितने भी मैयज़ हैं उनको अडॉप्ट करना? वालेकुम सलाम। आजकल जो है हमारे पास बच्चे जो आ रहे हैं हेपेटाइटिस के साथ, डायरिया के साथ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। गर्मी अभी स्टार्ट ही है तो पेशेंट्स की मिकदार बढ़ गई है यहाँ पे ना। पेरेंट्स की तरफ से गफलत ये हो रही है कि जो हेपेटाइटिस वाले मरीज़ हैं वो डायग्नोज लेट होते हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल टाइम पे उनको लेके नहीं आते हैं। वो डिस्पेंसरी से, छोटे मोटे डिस्पेंसर से मेडिसिन ले लेते हैं मोशन के लिए, बुखार के लिए, लेकिन उनको चल रहा होता है हेपेटाइटिस का मर्ज़ चल रहा होता है। उन्हें जरकान का नहीं पता चलता कब से शुरू हुआ है। जब हमारे पास आते हैं तो वो मर्ज़ बढ़ गया होता है और फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर में आते हैं, गशी के आलम में आते हैं। और ये मर्ज़ जो है फिर बच्चे को ट्रीट करने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। हमारे पास बच्ची पड़ी भी हुई है और इसको काफ़ी दिन हो गए हैं। हाँ जी, ये जो पीछे पड़ी हुई इसे काफ़ी दिन हो गए हैं। इसका जो हेपेटाइटिस पॉजिटिव है और ये अब जो है फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर में है।
इसके अलावा हमारे पास डायरिया वाले जो बच्चे हैं, डायरिया वाले बच्चों का भी ये मसला है कि उनकी प्रॉपर जो है सैनिटेशन नहीं होती है, माएँ उनका ख्याल नहीं करती हैं, हैंड वॉशिंग टेक्निक नहीं, कुछ भी नहीं इस तरह पता होता, तो वो भी प्रोलॉन्ग इनकी चल रही है। अच्छा, एक तो ये हो गया, फिर हाँ। ऐसे ही ये जो पेशेंट्स हैं कौन कौन से मौजूद हैं? एक हमारे पास ये है फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर ड्यू टू हेपेटाइटिस ए आई हुई है, एक हमारे पास लिवर एब्सेस वाली आई हुई है, दूसरे रूम्स में हमारे पास हेपेटाइटिस ए 2-3 पेशेंट्स पड़े अच्छा, हुए इन हैं। सब में कोई ना कोई गफलत है। पेरेंट्स की तरफ से बहुत गफलत है कि वो लेट हमारे पास लेकर आते हैं, वो फुलमिनेंट हेपेटिक फेलियर में जा चुके होते हैं। दूसरा ये कि इनकी जो है बाहर से बच्चे खाना चीज़ें वगैरह खाते हैं और उसमें जो है इसका जो रूट है वो फिको ओरल रूट है, और बच्चे जो हैं हाथ टाइम पे साफ़ नहीं करते हैं, वॉशरूम जाते हैं तो वो प्रॉपर वैसे हैंड वॉशिंग नहीं होती है उनकी। इस वजह से पेरेंट्स को इनको गाइड करना चाहिए बच्चों की हैंड वॉशिंग की तरफ और बाहर से इनके खाना पीने की तरफ जो है। अच्छा, अगर हेपेटाइटिस की बात करें तो इनिशियली कौन से सिम्टम्स हैं जिनसे आगाही हो सकती है कि ये चंद सिम्टम्स हैं तो आपको डॉक्टर से कंसर्न करने की ज़रूरत है? पेशेंट जो है मोस्टली हमारे पास आते हैं वॉमिटिंग के साथ, डिक्रीज ओरल इनटेक, उनका खाना पीना कम हो जाता है, भूख कम हो जाती है बच्चों की, और बुखार जो है वो एंटीबायोटिक्स देने से, एंटीपायरेटिक्स देने से कंट्रोल नहीं होता है। उसके बाद जॉन्डिस शुरू होता है, जॉन्डिस जो है वो थोड़ा सा लेट प्रेजेंट करता है। फीवर और जो है डिक्रीज ओरल इनटेक, ये हमारे पास इनिशियल सिम्टम है, तो बाहर से ये मेडिसिन लेना शुरू कर देते हैं पर RTI की, लूज मोशन वगैरह की, तो इस वजह से टाइम लगता बल्कि है। आपने भी जिक्र किया, मैं पूरे प्रोग्राम में पहले भी जिक्र करता हूँ, तांदला वाले में बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि एक माँ ने बच्चों को नज़ला ज़ुकाम था, एक नीम हकीम से फकी लिया पंसार से, कच्चे दूध में डाल दी, चारों की अमवात हो गई है। तो ये वाक़या तो बड़े अफसोसनाक है। अभी जैसे पीक सीज़न आना है गर्मी का और 2-3 दिन में हीट वेव शुरू हो चुकी है जो कि अभी पीक पे जाएगी और छुट्टियां भी स्कूल से नहीं हुई, तो क्या माओं को मशवरा देंगे जो स्कूल गोइंग बच्चे भी हैं, उनसे छोटे भी हैं, तो उनकी केयर कैसे की जाए, कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स अडॉप्ट किए जाए? सबसे पहले ये कि स्कूल गोइंग जो बच्चे हैं उनको लंच बॉक्सेस जो हैं वो घर से प्रोवाइड किए जाएँ। ठीक हो गया। वहाँ पे जो है कैंटीन से उनको मना किया जाए कि वो ना खाएं, और साथ में जो है टॉयलेट ट्रेनिंग उनकी होनी चाहिए कि अच्छे से उनको हैंड वॉशिंग सिखाई जाए, ठीक है। उनको जो है इसके अलावा वहाँ पे जो टीचर्स उनको गाइड करें स्टूडेंट्स को ना, कि उन्होंने कैसे हैंड वॉशिंग करनी है, प्रॉपर उनको वहाँ पे सोप प्रोवाइड किया जाए, और वहाँ पे जो है टॉयलेट उनके क्लीन होने चाहिए, नीट क्लीन होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात पानी का इस्तेमाल, पानी जो है स्कूल वालों को भी चाहिए कि वो प्रॉपर सैनिटेशन का ख्याल रखें ताकि पानी उन्हें साफ़ मुहैया किया जाए बच्चों को, और घर से भी वो जो है उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। इस वक्त आपके ख्याल में और कौन से पेशेंट्स जिनकी तादाद ज़्यादा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिवर का बता दिया, कि हेपेटाइटिस का बता दिया, डायरिया भी है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बहुत हैं जो हमारे पास आते ही गैस्ट्रो वाले वार्ड में है। ये जो है अच्छा, इनका डॉक्टर साहब कोई नशो नुमा के ऊपर फ़र्क पड़ता है? मतलब फॉर एग्जाम्पल 1.5 माह, 2 माह, 4 माह जो बीमारी चलती है उससे उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो रुक जाती है, वो स्लो होती है, तो उसको फ्यूचर में फिर प्रॉब्लम्स आएंगे? बिल्कुल आती हैं। ऐसे है कि जो है माओं की एजुकेशन बिल्कुल यहाँ पे हमारे पास जो आते हैं वो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं, उनकी जो है इतनी एजुकेशन नहीं होती सही है, है। तो वो उनको काउमिल पे ज़्यादा रखती है विद डाइल्यूशन, ठीक है। और 1 ईयर के बाद भी वो काउमिल पे ही होते हैं, उनकी वीनिंग स्टार्ट नहीं हुई होती, ठोस गुज़ार शुरू नहीं हुई होती है, उस वजह से बच्चों की हाइट रह जाती है, कम रह जाती है, वो मेंटली तौर पे वीक हो जाते हैं बाकी बच्चों से। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि माओं की एजुकेशन पे तवज्जो देनी चाहिए ताकि उनको पता हो कि 6 माह के बाद उनकी वीनिंग स्टार्ट हो, और उनका जो काउ मिल्क है वो 1 साल के बाद होना चाहिए। मदर मिल्क पे बहुत ज़्यादा हमें एम्फसाइज़ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिया हमारे साथ मौजूद थी। ब्रीफली हमें बता रही थी कि कौन कौन से इस वक्त मर्ज़ जो हैं वो फूट के सामने आ रहे हैं, उनकी तादाद बढ़ रही है और वो कितने हद तक ख़तरनाक हो सकते हैं, बल्कि जानी नुकसान तक का भी बायस हो सकते हैं। मेरे मुंह में खाक हो, मैं नहीं बोलूँगा किसी के, बल्कि औलाद बड़ी प्यारी होती है सबको, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी गफलत जो है वो इतनी लॉन्ग रन में हमें ख़तरनाक हद तक ले जाती है, फिर हमारे पास अफसोस के सिवा कुछ नहीं रहता। तो प्रोग्राम में मज़ीद आगे ले चलेंगे। हम चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मौजूद हैं, फोकल पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अहमद उमैर विरक साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब कुछ डेज़ में अब एकदम हीट वेव भी आ रही है, अब बच्चों की तादाद बढ़ रही है, क्या कहेंगे कि हॉस्पिटल पर डेफिनेटली एक ओवर कैपेसिटी भी होगा, बच्चों की तादाद बढ़ती है, तो पेरेंट्स के लिए क्या कहेंगे? और साथ हेपेटाइटिस के मरीज़ों की तादाद एकदम से बच्चों के अंदर बढ़ रही है, गफलत भी है और कहीं ना कहीं खाने पीने में गैर एहतियाती है, और एकदम हीट जो मौसम का तब्दीली है ये भी इम्पैक्ट करती है, क्या कहना चाहेंगे? देखें, ये हर दफ़ा ऐसे ही होता है कि गर्मी का जो सीज़न है उसमें पेट के मसाइल, जिगर के मसाइल, यरकान, ये इनके केसेस बढ़ जाते हैं। उसकी मेन वजह है कि हम लोग गर्मियों में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर देते हैं, और पानी से ही ये ज़्यादातर जरासीम या कभी जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें स्पेशल हम पेरेंट्स को यही गुजारिश करेंगे कि बाज़ार का खाना पीना बिल्कुल ना करें। आप घर से जा रहे हैं, चाहे आप मार्केट तक भी जा रहे हैं, तो अपना पानी का थर्मस साथ लेके जाएं। और ये प्रैक्टिस पहले तो बहुत चलती थी लेकिन अब हम लोग छोड़ गए हैं।
और बाज़ार से सॉरी टू से जो मिनरल वाटर की बॉटल्स हैं वो भी कोई बहुत अप टू दी मार्क नहीं है कि हम कहें। तो पेरेंट्स के लिए यही सजेशन है कि बच्चों को उबला हुआ पानी घर में ठंडा करके रख लें, वो यूज़ करें और घर से निकलते हुए पानी अपना लेके जाएं। और कोई रेडी से चीज़, जो भी रेडी पे फल या कोई चीज़ मिल रही है, कोई जूस मिल रहा है, उसको बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। घर का खाना, घर का पानी साफ़ सुथरा, और उसके बाद जो बुनियादी हिफ़्ज़ाने सेहत के असूल हैं उन पे अमल करना है जी। कि आपने हाथ बार बार धोने हैं, ताज़ा पके हुए खाने सब्ज़ियाँ वो आपने इस्तेमाल करनी है, और इसके अलावा पूरा प्रॉपर तरीके से जो पका हुआ खाना है वो इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक अफसोसनाक वाक़या तानने वाला भी हुआ है, ऐसे बेशतर हमने देखे, बल्कि आपके हॉस्पिटल में आए रोज़ बच्चे कुछ ना कुछ निगल लेते हैं, बड़ी बड़ी गफलत से हमने चीज़ें देखी। इस पे क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं पेरेंट्स की अनइंटेंशन जो है वो भी बच्चों के अंदर लेके आ रही है। अब तो स्कूल भी खुले हुए हैं, तो बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, तो ज़्यादा हीट वेव भी असर करेगी, उसके लिए क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, पेरेंट्स को हम यही कहते हैं कि जो हादसा होता है वो ज़िंदगी में एक ही दफ़ा होता है, तो उनको बच्चों के हर इशू पे बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। आपको अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कोशिश करें कि किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से रब्ता करें, और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने हर तहसील लेवल पे स्पेशलिस्ट लोगों को तैनात किया हुआ है, और वो सुबह के टाइम फ्री पर्ची पे पेशेंट को चेक करते हैं। तो आप अपने सरकारी हॉस्पिटल में जाके चेक करवाएं। सरकारी हॉस्पिटल का हर डॉक्टर किसी भी क्वैक से लाख दर्जे बेहतर है, तो आपने मुस्तनद डॉक्टर से ही रब्ता करना। दूसरा, हमारे इलिटरेसी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती कि आप लोगों को ज़्यादा पेचीदा केसेस देखना पड़ते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर अर्ली पेशेंट लेके बच्चे आपके पास आ जाएं पेरेंट्स, तो उसे सिक्योर करना, उसे क्योर करना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू कि जब यहाँ आ रहे होते हैं तो बड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। देखिए, हमारे जो एजुकेशन का लेवल कम होने की वजह से हमारे लोग समझते हैं कि जो डॉक्टरी दवाइयाँ हैं ये बहुत ज़्यादा गर्म है, इनके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे, तो लोग इनको इस्तेमाल करने से अवॉइड करते हैं। लेकिन जब इनको इनसे बचते बचते वो दूसरी तरफ जाते हैं कि जो कि नॉन ट्रेंड लोग हैं, उनकी दवाइयों के नुकसानात इतने ज़्यादा होते हैं कि वो बाद में संभाले नहीं जाते। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी दवाई के साइड इफ़ेक्ट का जिम्मेदारी डॉक्टर पे छोड़ें। ये डॉक्टर की टेंशन है, आप इसकी टेंशन ना लें, आप अल्लाह पे भरोसा करें और डॉक्टर की तजवीज़ की दवाई को इस्तेमाल करें। और देसी टोटकों से कितना ज़ाहिर है, जब आप डॉक्टर पे आपका ट्रस्ट होगा, आप डॉक्टर की दवाई इस्तेमाल करेंगे तो देसी टोटकों वाला मामला वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अहमद उमैर विरक हमारे साथ मौजूद थे, फोकल पर्सन है चिल्ड्रन हॉस्पिटल के, बता रहे थे ख़ास तौर पे हमें बहुत सारी एहतियात की ज़रूरत है। यहाँ प्रोग्राम के एंड पे एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे रोज़ की बुनियाद पे आपके सामने एक प्रोग्राम अवामी मसाइल के ऊपर लेके आते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम अवेयरनेस था कि हमने अलाइड हॉस्पिटल भी ले गए, चिल्ड्रन हॉस्पिटल भी लेके आए, आपको बच्चों के हवाले से जो भी अपडेट्स थी वो आप तक रखी। मकसद एक है, आने वाली हीट वेव और बदलते हुए मौसम के अंदर जो गैस्ट्रो और डायरिया के पेशेंट्स की तादाद ऑलरेडी उस मौसम की बजाय इस मौसम में बढ़ी है, फिर हेपेटाइटिस का फैलाव और बच्चों के अंदर जो वालिदैन की अदम तवज्जोही है वो बहुत सारी बीमारियों को इस वक्त जन्म दे रही है। हमें बचना होगा, और ख़ास तौर पे ये हमारे जो नन्हे मामार हैं इनको देसी टोटकों की नहीं बल्कि डॉक्टर्स और सही कंसल्टेंट के पास लेके जाएं ताकि ये ज़्यादा क्योर हों, आने वाला फ्यूचर इनका ताबनाक नहीं बल्कि रोशन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ सकें। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।